अच्छा देखिए, मैं जब हम डिस्कस कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, दिस इज वेरी सिंपल। आप इसको देखें, इसमें इसके अंदर क्या है, ये बता रहा है कि आपको किसी भी स्टॉक के अगर रिटर्न्स होंगे, ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज आर आई इज अ रिटर्न एंड दिस इज द पी आई, पी आई उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये फर्ज करें, आप अब इस एग्जाम्पल को देखें, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई एक स्टॉक है मिसाल के तौर पे, वो आपको, आपने उसकी पास्ट डेटा को देखा तो आपको ये फिगर्स मिली, या आपने ये चीज जो है वो उससे उसका जो है वो नतीजा निकाला, वो ये है कि वो स्टॉक आपको पॉसिबली ये रिटर्न्स दे रहा है। उसके जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं वो तकरीबन या तो माजी में 10% माइनस, उसके रिटर्न्स तकरीबन -10% भी रहे हैं, 2% भी रहे हैं, -2%, फिर 4%, 9%, 14%, 20%, 28%। समझ लें कि ये पॉसिबल रिटर्न्स हैं कि जो स्टॉक जो है वो हमें पे कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, और हर रिटर्न की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्या चांसेस, कितने चांसेस हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी आपकी जो है वो, या आपका जो रिटर्न है वो -10% का होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5%, ठीक है जी। यस सर। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। फिर -2% की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10%, 0.10। फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि 4% रिटर्न मिलेंगे आपको, तो वो 0.20 या 20%, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये सारे चांसेस जब हमने कर लिए तो ये 1 के बराबर हो, यानी कि ये समझ लें कि ये रिटर्न्स, पॉसिबल रिटर्न्स उस स्टॉक से ये आ सकते हैं, ठीक है, और ये हर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी। तो अब हम बेस्ड ऑन दिस, हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आप देखें। हम क्या करेंगे, हर रिटर्न को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे किया, -10 को हमने 5% से, ये क्या कह रहा है, आर आई टाइम्स पी आई, तो ये आर आई टाइम्स पी आई, ये आर आई टाइम्स पी आई मिल गया हमें। फिर ये दूसरा आर आई, जितने भी रिटर्न थे इस तरीके से सबको हमने आर आई टाइम्स पी आई किया। इसका सिंपल ये है कि हमने क्या किया है, अगर आप इसको और आसान कहना करना चाहें तो ये सिंपली हमने क्या किया है कि इसको, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, तो मुझे ये मिल, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, ये वाला, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे ये वैल्यू, ये सारी आप वैल्यूज ले रहे हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। फिर इनको क्या करना है, इनको सम करना है, ये आपको सम है, सम किया तो ये आपको 0.09 मिला, यानी कि इस स्टॉक की जो रिटर्न है वो कितने हैं, 9%। समझ में आ गई बात, ठीक है। जी सर। ओके, शुड वी गो अहेड, आगे जाएं। यस सर। गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब आते हैं रिस्क। देखते हैं रिस्क कैसे मेजर की जाती है। देखिए देखिए, टू मेजर द रिस्क, रिस्क को मेजर करने के लिए वी नीड अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपको स्टेटिस्टिकली आपको पता याद होगा कि आपने दो चीजें पढ़ी थी, एक था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, और वेरिएबिलिटी। वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं, वो आपको बताते हैं कि जो डेटा है वो मीन से कितना उसकी कितना स्प्रेड है, कितना उससे दूर है। तो हाउ डेटा कितनी, वो मीन के करीब करीब कितनी है या मीन से दूर दूर कितनी है, ठीक है जी। तो दिस इज सिंपली, आमतौर पे हमारे पास जो जो रिस्क होता है, आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये कन्वेंशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, ठीक है। वी डू इट, हम वही कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा रिस्क का जो जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है स्टेटिस्टिक्स के अंदर, वो रिस्क हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा इसमें मैं आपको और एक चीज बता दूं कि आमतौर पे जब आम आम जिंदगी में हम रिस्क की बात करते हैं, तो देखें, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल देख लें, आप फर्ज करें, आप जस्ट देखें, अब फर्ज करें एक स्टॉक है, मिसाल स्टॉक ए है, ठीक है, उसके मिनिमम रिटर्न 10% है, और मैं उसके मैक्सिमम रिटर्न फर्ज कर लें जो है वो 30% है। इसके रिटर्न 10 और 30% के बीच बीच में वेरी करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टॉक है, उसके मिनिमम रिटर्न 5% है और उसके मैक्सिमम रिटर्न फर्ज करें 10%, ठीक है। तो इस स्टॉक के अंदर वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, 10 और 30 के बीच में इसकी इसकी जो है वो वैल्यूज रिटर्न के वेरी कर रहे हैं। इसके अंदर वेरिएशन बहुत कम है। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टॉक की स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी, इस स्टॉक की स्टैंडर्ड डेविएशन कम।
रीजन ये है कि ये इसका जो मीन होगा उसका देखें वेरिएशन 5 और 10 5% के अंदर अंदर मूव कर रही है। इसकी जो रिटर्न है वो 20%, 30 से माइनस कर दें 10 तो 20% के अंदर अंदर मूव कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है और यहाँ पे वेरिएशन कम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी, ये कम हो जाएगी। कैसे मालूम करते हैं, देखें फार्मूले को, अगर अब लेटेस्ट मेरे बेहतर है मेरे ख्याल में हम एग्जाम्पल पे जाएं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए आपके लिए। ओके जी, लेट अस नाउ गो टू द एग्जांपल। अब इसी अगर हम एग्जांपल को सामने लें तो हमने हमारे पास जो देखें, ये तो वो चीज थी कि ये जो फर्स्ट टू ये वाली चीज जो है वो आपकी एग्जैक्टली वही है जो हम प्रीवियस रिटर्न के लिए कैलकुलेट की। ये आपके रिटर्न की कैलकुलेशन है, इसको आप नजरअंदाज कर दें। अब सिंपली आपको वैल्यू क्या रखनी है जहन में, ये 9% जो कि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये 9% इसका आर बार है, ठीक है, ये आर बार है। तो अगर मैं इस फार्मूले पे लिखूं तो ये 9% इसका आर बार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हर रिटर्न को, ये जितने भी रिटर्न है ये इंडिविजुअल रिटर्न है, -10%, -2%, 4%, इसको हम पहले क्या करेंगे, व्हाट दिस फॉर्मूला सेज कि हम -10 इससे हम इसको माइनस करेंगे, इंडिविजुअल आर आई से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा आर बार। तो हमने यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दिया। फिर दूसरा इंडिविजुअल रिटर्न -2% है, तो -2 को हमने -2 से फिर ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार है 9। ये देखें हर जगह पे हमने इंडिविजुअल ये जितने भी ये रिटर्न्स हैं ये सारे यहाँ पे आ गए हैं और इनमें से हमने माइनस किया है क्या, 9%। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, इस चीज को अगर आप देखें, हम कर रहे हैं वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है या जो मीन रिटर्न है उससे इंडिविजुअल रिटर्न्स आपकी वेरिएशन कितनी है। ये जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ज्यादा वेरिएशन ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये किया, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया। और अब नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फार्मूला है, फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये डेविएशन स्क्वायर्ड हो गई। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर का लगा दिया हमने, सबको स्क्वायर कर दिया, ये माइनस करके इसको स्क्वायर भी लगा दिया और फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है, इसकी 0.05 है तो ये 0.05 से मल्टीप्लाई है, इसकी 0.10 है तो ये 0.10 से मल्टीप्लाई है, इसकी 0.20 है तो ये 0.20 से मल्टीप्लाई है। जितना भी अब देखें वी हैव सेट अप ऑल दी दिस, ये हमारा सारा अब ये सेटअप यहाँ तक आ गया। ये सब जब आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्या है, इसको सम करना है। वी जस्ट हैव टू सम इट अप, हमने सम कर दिया। सम आप देखें तो इसका सम अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.00703 जो कि कहलाएगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इसको हम, आपको याद होगा दिस इज सिग्मा स्क्वायर इज एक्चुअली योर व्हाट, इट इज योर, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। ये क्या होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी कि अगर आप इसको स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर फिर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये वाला ये आपकी जो है वो दिस इज योर वेरिएंस, इसको अगर हम अंडर रूट की साइन के साथ कैलकुलेट करें तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आती है इस स्टॉक की वो आती है 8.38%, यानी कि इसकी रिस्क जो है वो 8.38% है। तो अगर मैं इस स्टॉक का प्रोफाइल लिखूं तो ये जो हम स्टॉक हमारे सामने अभी है उस स्टॉक का प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि उसका आर बार बराबर है 9% के और उसकी जो रिस्क है वो बराबर है 8.38%। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. डन विद दिस, Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. दैट्स ग्रेट। अब हम आगे स्लाइड की तरफ जाते हैं। विशाल ने तो बड़े मजे से खाया था। ओके जी, ओके। तो प्लीज अपनी अपनी माइक्स म्यूट रखें काइंडली, जब बात करनी हो तो ऑन ऑन करें। अच्छा अब थोड़ा, अब एक और चीज भी थोड़ा इसमें रिस्क के अंदर हम देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है समझना। देखें अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताएं दो स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक ए है दूसरा स्टॉक बी है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई एक स्टॉक उसकी जो रिस्क है इसकी भी 10% है इसकी भी 10%, ठीक है, दोनों स्टॉक्स 10% रिस्क दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, तो आप कहेंगे सर कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक है आप में से कोई भी दे दें क्योंकि दोनों की रिस्क तो सेम है।
लेकिन फिर मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ कि यार अब एक चीज और भी है, उसको देखो, ये 10% पे आपको 20% रिटर्न दे रहा है, ये 10% पे आपको मिसाल के तौर पे 15% रिटर्न दे रहा है। अब आप कहेंगे कि अब सर फिर तो ये वाला बेहतर है, क्योंकि ये रिस्क 10% है और रिटर्न 20%, तो फिर तो ये बेहतर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अगर हम रिस्क को देखें तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि विच स्टॉक इज गुड एंड विच स्टॉक इज बैड। वी हैव टू सी इट इन रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स से मुराद क्या है कि रिस्क और रिटर्न दोनों को रखते हुए हमें एक रिलेटिव टर्म्स में देखना होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज में अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको रिस्क बताई, लेकिन अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं तो रिटर्न के ये एग्जाम्पल आप देख लें, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे एक दो केस सिनेरियो है। यहाँ पे एक है कि सेम रिटर्न डिफरेंट रिस्क, और यहाँ पे सेम रिस्क डिफरेंट रिटर्न। ठीक है जी। तो फर्ज करें आपके स्टॉक ए और स्टॉक बी है, ठीक। तो स्टॉक ए के अंदर ये 10% रिटर्न सेम है, और यहाँ पे भी आपका बी का भी रिटर्न सेम है, लेकिन ये 10% पे आपको 15% दे रहा है, और ये 10% पे आपको सॉरी, ये 10% उसके उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और ये उसकी रिस्क है 15%, और ये इसके 10% की 20% रिस्क है। तो अब देखें ये वाला जो बी है वो आपको 20% रिस्क पे 10% रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे 15% रिस्क लेने पे 10% रिटर्न आपको मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको कम रिस्की पड़ रहा है ना, तो लिहाजा आप कौन से, आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, ये ए वाली। आप कहेंगे सर ए इज बेटर। फिर आप एक्स और वाई के सिनेरियो में देखें, जैसा अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन वही है, लेकिन थोड़ी चेंज इस हवाले से कि यहाँ पे रिस्क सेम है। ये रिस्क आपको दे रहा है 10%, और ये स्टॉक भी 10%, लेकिन यहाँ पे स्टॉक एक्स आपको दे रहा है 15% रिटर्न, ठीक है, और ये दे रहा है 20% रिटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10% रिस्क पे 20% रिटर्न मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और ये 10% रिस्क लेने पे 15% रिटर्न है। आप कहेंगे सर ये वाला ज्यादा बेहतर है, अगर मुझे 10% रिस्क लेनी ही है तो मैं 20% के ऑप्शन को क्यों ना लूँ, वहां पर मुझे 20% तक चांस अर्न करने का चांस है। तो इन दोनों सूरतों में यहाँ पे देखें ए इन्वेस्टमेंट गुड है और यहाँ पे वाई इन्वेस्टमेंट गुड है। तो अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली थोड़ा हम इसको कैसे देखेंगे, तो हम हमारे पास एक 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 मेजर है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम सीवी का मिसाल के तौर पे नाम से देखते हैं, सीवी। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता है, सिंपली ये एक रेशो है रिस्क ओवर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है जी, रिस्क ओवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये मैंने सीवी कैलकुलेट की है इन चारों स्टॉक्स की। आप देखें अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए स्टॉक जो कि अच्छा है उसका उसका सीवी 1.5 है, और इसका इसका सीवी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो आपको 1% रिटर्न के बदले में 1.5% रिस्क आप उसकी उस ले रहे हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूँ कि 1 रुपए रिटर्न के कमाने के लिए आपने 1.5 रुपए की जो है वो का जो रिस्क लिया हुआ है। यहाँ पे 1 रुपए रिटर्न के कमाने के लिए आपने 2 रुपए का रिस्क लिया हुआ है। तो लिहाजा इसी को सीवी क्या बता रहा है कि सीवी जिस केस में लोअर है उस केस में इन्वेस्टमेंट आपकी बेहतर होगी। जनरली क्या है, जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हैं तो वो वाली इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रेफरेबल होगी। यहाँ पे भी यही सिनेरियो है, आप देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.75 है, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए रिटर्न के लिए आपको 75 पैसे की रिस्क ले रहे हैं आप, और यहाँ पे 1 रुपए कमाने के लिए आप 50 पैसे की रिस्क ले रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका कम है, लिहाजा हमने ये स्टॉक पे वो ज्यादा इसके केस में ये। तो व्हाट इज द होल टेक, द लोअर द सीवी द बेटर द इन्वेस्टमेंट। जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी तो हम कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा था, ठीक है जी। और सीवी क्या है, सीवी एक रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर ऐसे होते हैं जो कि रेशो के सेंस में आते हैं, जो कि इन रिलेशन टू समथिंग है, यानी कि ये रिस्क और रिटर्न को दोनों को। अब सीवी ऑब्वियसली तब कैलकुलेट हो सकेगा जब आप पहले रिस्क और रिटर्न उस स्टॉक के कैलकुलेट कर चुके हो। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस, सर आपने कहा ना अभी कि लोअर द सीवी, तो फिर इसके आगे क्या कहा था आपने? जितना देखें द लोअर द सीवी द बेटर द इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक ए है, बी है, सी एक्स है, वाई है, ठीक है। इनमें दोनों में देखें गुड इन्वेस्टमेंट कौन सी है। ए और बी को कंपेयर करें तो ये वाली अच्छी है, क्योंकि इसका सीवी कंपेयर करें 2 और 1.5 तो ये ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यस अगर सर। हाँ, जो असल बात यहाँ पे ये है कि अगर सिर्फ रिटर्न को देखा जाए तो ये दोनों स्टॉक्स आपस में बराबर है, लेकिन अगर जब हम ओवरऑल देखेंगे तो ये स्टॉक ए बेहतर है, बी बेहतर नहीं है। और अगर सिर्फ रिस्क को देखा जाए
तो ये दोनों एक्स और वाई आपस में बराबर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिलेटिव टर्म्स में देखें तो वाई ज़्यादा बेहतर है एक्स से। ठीक है जी, यस सर। ओके सर वी आर अगर डन हम विद दिस स्लाइड नाउ। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल आप देख लें। ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि ये सेम है 10-10% और 10-10% यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे दुनिया के स्टॉक्स ऐसे ही सेम सेम हो। तो उस सूरत में किसी भी ज्यादा आपको जो है वो बेहतर डिसीजन, आपको इजी डिसीजन, आपको एक डिसीजन मेकिंग इजी कर लेगा। फर्ज करें दो स्टॉक्स हैं ए और बी। अब देखें ये 6% दे रहा है, ये 8% दे रहा है। अगर हम सिर्फ यहाँ तक रहें तो हमें क्या लग रहा है कि 6% वाला स्टॉक बेहतर है, लेकिन अब आपने रिटर्न को देखा, ये 8% रिटर्न 6% पे 8% दे रहा है, ये 8% पे 24% दे रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, इनकी सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका 7.75 मिला और इसका 0.33 मिला। तो कौन सा स्टॉक बेहतर हुआ, 8% पे 24% देने वाला या 6% पे 8% देने वाला? ऑब्वियसली 8% पे 24%। इन्वेस्टमेंट बी। बी। बेटर इन्वेस्टमेंट बी। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसलिए हमारे लिए हमारे हम इसको जो है वो एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट कहते हैं। ओके, आई एम डन विद दिस स्लाइड, आई होप कि यू आर डन एज वेल। अच्छा जी। तो अच्छा, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क में मैं अभी इसको मैं स्किप करता हूँ फॉर द मोमेंट, क्योंकि आपको मैं थोड़ा पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊं, ताकि फिर हम पोर्टफोलियो के इसको जो है वो रिटर्न को समझ। ठीक है, फिर मैं इसको एंड में आपको एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम पोर्टफोलियो के रिस्क कॉन्टेक्स्ट को देखें। ठीक है जी, अब आप समझ, हमने अब तक जो किया है वो आपको we have just what we have done until now, कि हमने देखा कि एक स्टॉक है, मिसाल के तौर पे उसका रिटर्न था 9% और उसकी रिस्क थी मिसाल के तौर पे 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है। इसी तरीके से हम कोई दूसरा स्टॉक भी ले सकते हैं, तीसरा स्टॉक भी ले सकते हैं, चौथा स्टॉक भी ले सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास 4 मुख्तलिफ स्टॉक। ठीक है, अब हम चारों को मिला के एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टॉक्स या वेरियस सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो अब हर स्टॉक का अपना एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है। इसका भी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होगा। इस स्टॉक का ये था, दूसरे का आपने कैलकुलेट किया, उसका भी उसकी भी कोई ना कोई रिस्क होगी, रिटर्न होगा, फिर उसका दूसरे तीसरे का होगा, इस तरीके से। तो हर स्टॉक का एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी या इंडिविजुअल स्टॉक का अपना रिस्क और रिटर्न होगा। ठीक है, और उसको हम फिर जब ये चारों स्टॉक्स हम मिलाते हैं एक पोर्टफोलियो में, तो इन सारों की रिस्क और रिटर्न का जो ओवरऑल एक रिजल्ट होगा ये पोर्टफोलियो का होगा। तो पोर्टफोलियो की भी एक रिस्क होगी, ये मैं इसको लिख रहा हूँ सिग्मा पी, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क, और मैं ये लिख रहा हूँ आर बार पी, का मतलब है कि पोर्टफोलियो रिटर्न। तो ये जो पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क होगा वो डिपेंड करेगा इन इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। तो हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया, जिसको हमने कहा था स्टैंड अलोन। लेकिन अब पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में ये रिस्क और रिटर्न कैसे मालूम होगी, यानी कि जब आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिस्क और रिटर्न का पता हो, तो उसके बेसिस पे आप पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क कैसे मालूम, ये चीज हम जो है वो अब नेक्स्ट अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा इन चीजों को समझिए। स्टैंड अलोन वर्सेस पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिक्योरिटीज और एसेट्स। पोर्टफोलियो है क्या, पहले तो समझ लें। पोर्टफोलियो कुछ इससे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पोर्टफोलियो का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज और मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, आमतौर पे एक इन्वेस्टर जो होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं, तो क्या आप सिर्फ एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको मुख्तलिफ शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, ताकि मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जगह से अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल हालात हो जाएं, या कोई एक सेक्टर से अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो दूसरे सेक्टर से वो कवर अप हो। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब हम पहला, जैसे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक सिंगल स्टॉक किया था, वैसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो करेंगे। तो वो क्या है? The expected return of a portfolio is simply a weighted average of expected returns of the securities constituting the portfolio. तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सिंपली क्या है, ये वेटेड एवरेज है। किसका? इंडिविजुअल। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो के रिटर्न को देखना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये करना होगा कि आप देखेंगे कि आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिटर्न कितने हैं, और हर स्टॉक के अंदर आपने अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उसकी वेटेड एवरेज। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूंगा तो करूंगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ नेक्स्ट अपने एग्जांपल की तरफ।
अगर यहाँ से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन हियर प्लीज? यस, नो सर, आप ओके, थैंक यू। अब मैं आगे जा रहा हूँ। चलिए, रिस्क एंड रिटर्न इन पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न इन पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट, ये फार्मूला समझें, बहुत ही आसान है। ये बता रहा है आर आर बार जे, यानी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की आपकी जो रिटर्न है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ। ठीक है, वेटेज क्या है? वेटेज आपने अगर फर्ज करें दो स्टॉक्स लिए हुए हैं और एक स्टॉक ए और स्टॉक बी, स्टॉक ए में आपने 30% अपनी इन्वेस्टमेंट की है और स्टॉक बी में 70%, तो स्टॉक ए के लिए जो वेट होगा वो 0.3 या 30% होगा, और स्टॉक बी के लिए जो वेट होगा वो 70% होगा। ठीक है, हम उस वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? आपके जो उस ए और बी के इंडिविजुअल रिटर्न है, इसको मल्टीप्लाई करके सम अप कर देंगे तो हमें पोर्टफोलियो रिटर्न मिल जाएगा। अब हम आगे जाते हैं, देखें एग्जाम्पल, the expected return and standard deviation, ठीक है जी, of the probability distribution of possible return from the two securities। फर्स्ट करें हम दो सिक्योरिटीज को फोकस करते हैं, are shown below। ये सिक्योरिटी ए है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% है, सिक्योरिटी बी इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5%। ठीक है, अच्छा हम फर्दर क्या अज्यूम करने जा रहे हैं? कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विथ वेटेज ऑफ ए। स्टॉक ए में 50% आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है और स्टॉक बी में भी 50%, यानी कि दोनों को इक्वल वेटेज में आपने रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस फार्मूले को जो हमने प्रीवियस ये वाला देखा, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो मेरे पास क्या है, देखें डब्ल्यू आई कितना है, स्टॉक ए का डब्ल्यू आई कितना है 0.5 या 50%, और स्टॉक ए का रिटर्न कितना है 14%। ठीक है, तो ये डब्ल्यू और डब्ल्यू ए और आर बार ए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर मैंने सम किया इसके साथ, ये फिर बी स्टॉक, बी का पास मेरे 50% है और इसका रिटर्न 11.5% है, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दिया। तो अब इन दोनों को मैंने जब एडअप करूंगा तो मेरा रिटर्न आ जाएगा 12.75%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो मैं इस स्टॉक की इस पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं वो तकरीबन जो है वो 12.75% है। ठीक है जी, लेकिन अब मिसाल, अब इसमें एक और चीज थोड़ी ध्यान में रखें कि अगर यही रिटर्न्स हो और मैं वेटेज चेंज कर लूँ, फर्ज करें वेट अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर ए में 0% कर लेता हूँ, अगर ए में 0% हो जाएगा तो इसका मतलब है सारा का सारा 100% बी में चला जाएगा, तो मेरा रिटर्न कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये 11.5। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मैं 0 यहाँ पे कर दूं और फर्ज करें मैं 1% 1 यहाँ पे कर दूं, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा और मेरा रिटर्न जो है वो 14% हो जाएगा। तो एक सिचुएशन ये भी बन सकती है। फिर फर्ज करें 0.3 यहाँ पे रखूं और अगर 0.3 यहाँ पे होगा तो 0.7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो वेरी कर जाएगा। अब आप इन सारे एग्जाम्पल से आप ये चीज समझ सकते हैं कि सिर्फ वेट चेंज करने से हमारे पोर्टफोलियो के जो रिटर्न है, मैं मिसाल के तौर पे मैं भी यही स्टॉक्स रख रहा हूँ, आप भी यही स्टॉक रख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे वेटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हर स्टॉक में डिफरेंट है तो हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे वो भी इसी पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट होंगे। हालांकि हम सब ने यही दो सिक्योरिटीज या यही दो शेयर्स रखे हुए। ठीक है जी, अच्छा इसमें एक और चीज भी ध्यान में रखें कि मेरे पास जो अपर और लोअर बाउंड इस पोर्टफोलियो का क्या है, अपर और लोअर बाउंड से मुराद ये है कि जो द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरे कब होंगे? ये स्टॉक बी मुझे दे रहा है, स्टॉक ए दे रहा है 14% और स्टॉक बी दे रहा है 11.5%। तो अगर मैं सारे के सारे पैसे इसमें लगा दूं तो ये पोर्टफोलियो मैक्सिमम, और 0% में यहाँ पे रखूं तो मैक्सिमम मेरा 14% होगा। ठीक है जी, और अगर ऑन द अदर हैंड ये स्टॉक बी है, सारे के सारे यहाँ पे लगा दूं तो वो 11.5% हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 0। तो मैं अगर इन दोनों स्टॉक में से किसी भी की कॉम्बिनेशन ऐसे बनाता हूँ तो दिस इज द लोएस्ट बाउंड और दिस इज द 14% हाईएस्ट बाउंड। मेरे जो रिटर्न्स हैं वो 14 और 11.5% के बीच में वेरी करेंगे। दिस इज समथिंग वी कॉल दी मैं जिसे हम कहते हैं कि जी आपकी लोअर और अपर बाउंड ऑफ योर पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न।
समझ में आ गई बात? शुड वी गो अहेड? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस सर। क्लियर हो गई बात? ओके जी, थैंक यू। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ओके, रिस्क एंड रिटर्न इन पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। अब पोर्टफोलियो रिस्क के ऊपर हम आए, थोड़ा इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए अब हमने क्या किया था, बहुत ही आसान है। अगर मैं इस फार्मूले के लूं, ये मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी करके अब यहाँ पे मैं इसको सपोज मैं या पोर्टफोलियो, फॉरगेट अबाउट दिस स्लाइड राइट नाउ, मैं आपको एक सिंपल एक केस बता रहा हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, अगर ये मेरे पास है तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना पोर्टफोलियो का, ठीक है। और अगर अगर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न, ये वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न। तो मैं अगर सिग्मा पी लिखूं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तो क्या मैं ये लिख, बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूं कि डब्ल्यू जे, ठीक है, टाइम्स, यहाँ पे आर बार है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई। तो ये समझ ले, ये वाली चीज है वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न। और ये क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिस्क इज द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स रिस्क। तो ये मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ, मतलब अज्यूम। लेकिन रिस्क ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेटली जब हम रिस्क की बात करते हैं तो जैसे रिटर्न्स जो हैं वो डायरेक्टली वेटेड एवरेज है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के, ठीक है। लेकिन आपकी जो रिस्क है वो स्टॉक पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क नहीं है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों नहीं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो उसमें हमें एडिशनल देखना होगा। अब थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। देखें, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, द वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पोर्टफोलियो। तो अगर मैं पोर्टफोलियो के स्टैंड आपको देखूं, पोर्टफोलियो की अगर मैं रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखूं तो वो बहुत ही आसान सी बात है, वो सिंपल है, वो यानी कि वो वेटेड एवरेज है आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स का। लेकिन does it mean that the portfolio risk or standard deviation is the weighted average of risk of the individual securities? तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो भी इसी तरीके से वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिस्क होगी? इसका जवाब है नो। क्यों? लेट अस सी हाउ। देखें, to take a weighted average of individual security standard deviation would be to ignore the relationship or covariance between the returns on the security, ठीक है। अब ये कोवेरियंस क्या है? देखें, एक चीज को आप समझें कि दिस कोवेरियंस हाउएवर डज नॉट अफेक्ट द पोर्टफोलियो रिटर्न्स। अब देखिए कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे फर्ज करें कि दो स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स दोनों, मिसाल एक की रिस्क है 15% और दूसरे की रिस्क है फर्ज करें 20%, ठीक है जी। हम इस वक्त रिस्क को फोकस कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर 15 और 20%। अब देखें, अब लेट अस सी कि वो इंडिविजुअली तो उनके अगर अलग अलग रखेंगे तो वो 15 और 20% होंगे, लेकिन अगर दोनों स्टॉक्स मेरे पास आ गए तो अब दोनों की रिस्क मैं ले रहा हूँ 15% और 20%। मैं देखूंगा कि इन ये जो दो स्टॉक्स हैं आपस में उनका उनका क्या रिलेशनशिप है। फर्ज करें अगर दोनों स्टॉक्स एक ही, मतलब उनकी कोवेरियंस, आपने ये कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा या कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा। कोरिलेशन क्या होती है कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे वेरी करते हैं। अगर कोरिलेशन या कोवेरियंस पॉजिटिव होती है तो दोनों, अगर दोनों में इजाफा, एक में इजाफा होगा तो दूसरे में भी होगा, तो ये पॉजिटिव होगी, यानी कि दोनों या तो एक साथ बढ़ रहे हैं या तो एक साथ कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कोवेरियंस या पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी। देखिए मैंने आपको स्टॉक के बारे में जो बताया कि अगर दो स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक आपको, एक की स्टॉक 15% रिस्क है, दूसरी की 20% रिस्क है। अगर फर्ज करें दोनों स्टॉक्स अगर पॉजिटिवली, ये आपस में इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर एक की रिस्क में इजाफा होता है तो दूसरी की रिस्क में भी इजाफा होता है, तो मेरी तो ओवरऑल रिस्क और बढ़ जाएगी ना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है
कि अगर एक में कमी आती है तो दूसरे में भी कमी आती है। तो इसका मतलब है अगर ये एक गिरेगा तो दूसरा भी दूसरे, अगर एक की रिस्क में अगर एक से लॉस आएगा तो दूसरे में से भी लॉस आएगा, लेकिन अगर एक में कमी प्रॉफिट आएगा तो दूसरे में भी प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि आपके 15% एक आपके जो है वो रिटर्न है एक से और दूसरे के 20% है। फर्ज करें इनका आपस में कोरिलेशन या कोवेरियंस पॉजिटिव नहीं है, ये केस था पॉजिटिव का, यानी कि या तो दोनों में प्रॉफिट आए या दोनों में लॉस आए, तो उस सूरत में रिस्क तो ज्यादा हो जाएगी अगर वो। लेकिन एक सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर इसमें इजाफा हो, फर्ज करें ये 15% से लॉस आपका ऊपर हो जाए, लेकिन फिर इसमें कमी हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ से तो आपको 15% लॉस मिलेगा या मिसाल के तौर पर, लेकिन यहाँ से फिर 20% अगर इसमें इजाफा होगा तो इसमें कमी आ जाएगी। तो ओवरऑल ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि रिस्क आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो स्टॉक्स, एक बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, दूसरे ऑयल के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, अगर बैंक में नुकसान पड़ता है तो ऑयल्स में फिर जो है वो फायदा पड़ जाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो पोर्टफोलियो की रिस्क है वो जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? ये उस सूरत में होगा जब बैंक और ऑयल ऑयल स्टॉक्स आपस में एक साथ वेरी नहीं करेंगे, यानी कि अगर एक में इजाफा होगा तो दूसरे में फिर कमी हो जाएगी, और अगर एक में कमी होगी तो दूसरे में इजाफा हो जाएगा। तो हम पास्ट अगर हम डेटा लें किसी भी दो स्टॉक्स की, तो हमें पता चल सकता है कि ये जो दो स्टॉक्स हैं वो उनका रिलेशनशिप आपस में पॉजिटिव है या उनका रिलेशनशिप आपस में नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो हमारी ओवरऑल रिस्क जो है वो पोर्टफोलियो में कमी आ जाएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर हमारी ओवरऑल रिस्क जो है वो उसमें और इजाफा होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है? अगर आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इसको फर्दर क्लैरिफाई कर देगा। इस वक्त अगर कोई सवाल है तो आप पूछ। सर यहाँ पे जो है इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है रिलेशनशिप में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पॉजिटिव और इसको ज्यादा बेहतर है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन या कोवेरियंस की बात हो रही है। जब पॉजिटिव कोवेरियंस किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जब पॉजिटिव कोवेरियंस होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक साथ मूव करते हैं, यानी कि अगर एक में इजाफा होगा तो दूसरे में भी इजाफा होगा, अगर एक में कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी, तो ये पॉजिटिव कोवेरियंस कहलाती है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो ये बिल्कुल देखें, इसको सिंपल कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझ लें, आपने बैंक्स में भी इन्वेस्टमेंट की है, ऑयल में भी इन्वेस्टमेंट की है, फर्ज करें दोनों आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं ये सेक्टर, तो क्या होगा, अगर एक में नुकसान आएगा तो ऑब्वियसली दूसरे में भी नुकसान आएगा, तो ओवरऑल आपकी रिस्क तो बढ़ जाएगी ना। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मिसाल के तौर पे आपके जो रिस्क है आपकी सॉरी आपकी जो है वो आपके जो एक एक आपका जो है वो आपका जो एक सेक्टर है, फर्ज करें आपका ऑयल सेक्टर, वो अगर बढ़ता है तो बैंक आपका जो है वो कम हो जाता है, या फिर बैंक बढ़ता है तो एक सेक्टर से अगर नुकसान भी आपको पड़ जाएगा तो दूसरे सेक्टर उसको थोड़ा बहुत कवर कर लेगा, तो ओवरऑल आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। वो कब होगा, जब आपके आपके जो रिटर्न्स हैं, आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपस में नेगेटिवली कोवेरी कर रहा है। क्लियर है बात? ये मैं आगे जाऊं एग्जाम्पल के पास? यस सर। Okay, thank you. Boys. Yes. Yes, sir. Okay, इससे thank you. क्लियर है? Yes, sir. Thank you so Clear. much. अब let us now go to the next आपका। अच्छा जी, अब कोवेरियंस का यही है, अब मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया है, लेट अस जस्ट इसको देख लें। कोवेरियंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द डिग्री टू व्हिच टू वेरिएबल्स आर या सिक्योरिटीज मूव टुगेदर। ये आपको बताता है कि कितनी क्या व्हाट इज द डिग्री बाय व्हिच द टू स्टॉक्स आर द टू एसेट्स आर मूविंग टुगेदर। या तो अगर वो देखें पॉजिटिव होगा, if it is positive covariance तो it shows that on average the two variables, यानी कि रिटर्न्स, हमारे केस में वेरिएबल्स कौन से हैं, रिटर्न्स ऑन सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी मूव टुगेदर, यानी कि दोनों के रिटर्न सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक में इजाफा तो दूसरे में भी इजाफा, एक में कमी तो दूसरे में भी कमी। दूसरी पॉसिबल सिनेरियो क्या बनता है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा कि अगर एक में इजाफा तो दूसरे में कमी, और अगर एक में कमी तो दूसरे में इजाफा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, कोवेरियंस हो गया। जीरो कोवेरियंस का मतलब ये है कि कोई वाज़ेह उनमें उनमें कोई जो है वो रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि कभी पॉजिटिव भी है कभी नेगेटिव भी है, लेकिन ओवरऑल कोई हम वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकते कि जो है वो जो है वो, मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट्स को ले लें आप, दो क्लास में दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो वो आपस में जब आते हैं तो या तो एक साथ प्रेजेंट होते हैं या एक साथ एब्सेंट होते हैं, तो ये पॉजिटिव कोवेरियंस हो गया, ठीक है जी। और दूसरे समझ लें कि आपस में उनकी बहुत अच्छी लगती है,
कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, तो एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, और जब दूसरा आ गया तो वो पहला नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये अगर एक अपीयर हो रहा है तो दूसरा डिसअपीयर, तो दिस इज समथिंग नेगेटिव कोवेरियंस। जीरो कोवेरियंस ये है कि कोई खास उनमें लिंक नहीं है, एक आता है कभी आता है कभी नहीं आता, दूसरा भी कभी आता है कभी नहीं आता, आपस में कोई वाज़ेह रिलेशनशिप नहीं है, तो ये समथिंग लाइक दैट। क्लियर हो गई बात ये? Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू दिस। अच्छा जी, अब कोवेरियंस को थोड़ा समझें। ये अब अब देखिए कोवेरियंस और दो हम यूज करते हैं। अब ऑब्वियसली हमें हमने हमने यहाँ पे एक चीज ये देखी कि पोर्टफोलियो रिटर्न जो था वो तो बहुत ही सिंपल था कि वो वेटेड एवरेज ऑफ क्या था, इट वाज अ वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न्स। पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न what is weighted average of individual stocks returns, expected return। और अब रिस्क क्या है, रिस्क में दो चीजें हैं, एक तो रिस्क वेटेड एवरेज भी लेंगे लेकिन उसके साथ कोवेरिएंस के एलिमेंट को भी शामिल करेंगे, देखेंगे कि वो आपस में मिलके वो किस तरीके से आपस में बिहेव करते हैं। अगर वो आपस में मिलेंगे तो या तो रिस्क में इजाफा करेंगे, अगर दोनों मिसाल के तौर पे नुकसान है तो दोनों में, या फायदा है तो दोनों में, तो इसका मतलब है कि या तो दोनों या तो रिस्क ओवरऑल रिस्क में इजाफा करेंगे, या फिर अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है या जीरो है तो फिर वो उसमें कम जो है वो ओवरऑल रिस्क में कम ही लेके आएंगे। अब हाउ डू वी कैलकुलेट कोवेरिएंस? कोवेरिएंस और कोरिलेशन दो मेजर हैं, इनका डिफरेंस समझ लें क्या है। दोनों सेम चीज को मेजर करते हैं, दोनों मेजर करते हैं कि हाउ द टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, वेदर दे वेरी पॉजिटिवली with each other, co-vary positively, whether they co-vary negatively or they have no particular। सिर्फ इसमें एक फर्क है, कोवेरिएंस जो है उसके स्टैंडर्ड, उसके जो है वो मेजर नहीं होता, और कोरिलेशन का स्टैंडर्ड मेजर होता है। यानी कि कोरिलेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ लें कि आपको क्या होगा कि यू कैन, आपका जो जो कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी वो -1 और +1 के बीच में आएगी, उसमें एक बीच में वैल्यू आएगी 0। तो कोई भी आपको रिलेशन कैलकुलेट करें बिटवीन द स्टॉक, तो कोरिलेशन हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगी, ठीक है। -1 समझ लें बिल्कुल इंतहा दर्जे की नेगेटिव कोरिलेशन है, और +1 जो है वो इंतहा दर्जे की एक्सट्रीम लेवल की पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और ये वैल्यूज इसके बीच में, अच्छा ये आपस में ये इस तरीके से भी जितना +1 के करीब होगा उतनी कोरिलेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी -1 के करीब होगा उतनी नेगेटिव कोरिलेशन ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन कोवेरिएंस जो होता है उसका उसका जीरो तो होता है, लेकिन उसके जो लोअर और अपर बाउंड नहीं होते, उसका ये मतलब इसके उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं दे सकते। जैसे कोरिलेशन का स्टैंडर्ड यूनिट है माइनस और +1 के बीच में, वो कोवेरिएंस जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, इसलिए कोरिलेशन ज्यादा इजी है इंटरप्रेट करना और उसको देखना। कोवेरिएंस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि आपका पॉजिटिवली कोवेरिएशन है या कोवेरी कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं, लेकिन कोरिलेशन आपको डायरेक्शन के साथ साथ आपको उसका जो है वो आपको रिलेटिवली उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगा कि अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड तो कितना है, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके अंदर।